हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं स्मार्ट शिक्षा संकल्प। मैं हूं रवि सर। आज हम साइंस का जो है पूरे कवर करेंगे। क्लास 10th का जो बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है उसमें जितने भी साइंस का ऑब्जेक्टिव होंगे उस सभी ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आपका तीनों कवर हो जाएगा। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो पिछले वर्षों में पूछा गया है, वो क्वेश्चंस भी है जो इस साल पूछे जाएंगे। उसमें से वैसे भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस उसमें दिए गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि कौन कौन सा इसमें क्वेश्चंस होगा। ठीक है, तो ये आप सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है क्लासेस होगा, क्योंकि ये सारे क्लासेस जो हैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन से तैयार किया गया है। तो आप देखिए और अच्छा नंबर से ला सकते हैं अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं तब भी, यानी बहुत कम पढ़े हैं तब भी आप अच्छे नंबर से ला सकते हैं, क्योंकि आपको इसमें जो है 80 नंबर के जो है ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, जिसमें आपको जो है 40 का जो है जवाब देना है। तो आप लमसम जो है आधा सिलेबस भी ख़त्म कर लेते हैं तो आपका जो है 40 नंबर उसमें जो है कंफर्म हो जाएगा, 40 नंबर आ ही जाएंगे। तो यहाँ हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहे हैं, पहले हम पेन ले लेते। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपतन कोण। आपतन कोण ये फिजिक्स का है। तो आपतन कोण अपवर्तन कोण आर तथा पहले मध्य के सापेक्ष दूसरे मध्य का अपवर्तनांक 21 है, यानी 21 है। तो स्नेल के नियम से क्या होगा, तो यहाँ पे n21 n21 बराबर क्या हो जाएंगे, साइन आर अपॉन साइन आई। तो हम क्या जानते हैं कि आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि स्नेल के नियम, तो स्नेल के नियम में क्या हो जाएंगे, तो साइन आई अपॉन साइन आर। तो इस ऑप्शन में देखते हैं साइन आई अपॉन साइन आर कहाँ पे है। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ कह रहे साइन आर और साइन आई, ये तो उल्टा हो गया, आर आई दिया हुआ है तो ये तो होगा ही नहीं। दूसरा ऑप्शन में है कि साइन आई, और यहाँ पे साइन के जगह इसमें कुछ दिया ही नहीं है, साइन आई है या साइन आर है, तो ये भी ऑप्शंस नहीं हो जाएंगे। ये तो ऑप्शन भी उल्टा पुल्टा है। यहाँ पे दिया हुआ है साइन आई अपॉन साइन आर, ये परफेक्ट है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएंगे, है ना। अगला क्वेश्चन हम चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तब आपतन कोण से परावर्तन कोण होता है। तो यहाँ पे विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाएंगे तो क्या होगा, उसके बराबर होगा, बड़ा होगा, बराबर होगा, छोटा होगा, या बड़ा तथा छोटा दोनों हो सकता है। तो इसमें जब विरल माध्यम से अगर सघन माध्यम में कभी जाते हैं प्रकाश, तो वो क्या होगा, बराबर होगा, ना ही बड़ा होगा ना ही छोटा होगा, ये क्या होगा, बड़ा होगा। अगला क्वेश्चन हम चलेंगे, हवा में प्रकाश की चाल। हवा में प्रकाश की चाल कितना है, 3 × 10⁸। यहाँ पे 108 लिखा गया है, ये फिर गलत टाइपिंग हो गया, टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पर होता 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तथा कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। तो कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक Ng है, यहाँ पे Ng है, तो Ng का मान क्या होगा, तो Ng का मान यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन ए 3/2, यहाँ पे क्या हो जाएंगे, Ng का मान 3/2 हो जाएंगे, ये ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन हम चलेंगे। तो मनुष्य में विरसक संबंधित है। विरसक किससे संबंधित है, पोषण से। पोषण से मतलब क्या कि आप जैसे वृद्धि कर रहे हैं, तो अगर विरसन से अगर वृद्धि हो रहा है तो वो पोषण से हो सकता है, अगर वृद्धि नहीं कर रहे तो दूसरे ऑर्गन से होंगे। यहाँ श्वसन, सांस लेने से, ये भी नहीं होगा, उत्सर्जन से या परिवहन से। तो इसमें क्या कौन सा हो जाएंगे, तो विरसन विरसन नहीं, वृक्क। वृक्क मतलब किडनी। किडनी का काम क्या है, किडनी का काम क्या है, तो उसका काम है उत्सर्जन करना, यानी अवशिष्ट पदार्थों को वो क्या करते हैं, छांट देते हैं। तो ये उत्सर्जन करने का काम करेगा।
अगला चलेंगे, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, क्यों आवश्यक है? तो CO2, सूर्य के प्रकाश, क्लोरोफिल या इनमें से सभी। जो स्वपोषी होते हैं, जो स्वयं अपना खाना बनाते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे? स्वपोषी बोलेंगे। तो स्वपोषी में क्या कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी होनी चाहिए, सूर्य के प्रकाश भी होने चाहिए और क्लोरोफिल भी होना चाहिए, तब जाके वो अपना भोजन बना पाएंगे। तो इसमें हो जाएंगे ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, इसे जल से या ग्लूकोज से या CO2 से या डिओक्टियोजोम से, किससे बाहर निकलता है? तो ये बाहर निकलेगा जल से। जल से जो है ये ऑक्सीजन क्या होता है? बाहर निकलता है, क्योंकि जल किससे बना होता है? H2O से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों से मिलकर के बना होता है। तो इसमें ऑक्सीजन जो है वो क्या हो जाता है? बाहर निकल जाते हैं। अगला क्वेश्चन हम चलेंगे कि जल तथा कांच का अपवर्तनांक 4/3 है तथा 3/2 है, तो जल का कांच की सापेक्ष अपवर्तनांक होगा। तो इसमें सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा? तो 2 होगा या आधा होगा या 9/8 होगा या 8/9 होगा। तो इसका जो है सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा? आप सब जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, यहाँ पे कमेंट करिए कि इसका ऑप्शन क्या होगा। और आप खुद ब खुद सेल्फ टेस्ट कर सकते हैं। आप अभी तक सारे सिलेबस को ख़त्म कर चुके होंगे और सारे सिलेबस आपका ख़त्म हो चुका है, तो आप खुद से सेल्फ टेस्ट लीजिए कि इसमें हम कितना क्वेश्चंस को सही कर पाते हैं। आपके सामने 80 क्वेश्चंस है, 80 क्वेश्चंस में आपके कितने क्वेश्चन जो है वो सही हो पाते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है 2 है, ऑप्शन बी 1/2, ऑप्शन सी 9/8 एंड ऑप्शन डी कितना है? 8/9 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे? तो इसका आंसर होगा 8/9। यानी जल तथा कांच का अपवर्तनांक कितना है? 4/3 तथा 3/2। तो जल के कांच में सापेक्ष अपवर्तनांक कितना हो जाएंगे? 8/9। अगला क्वेश्चन है, जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के बराबर हो तब अपवर्तनांक कोण होगा कितना हो सकता है? दोनों मतलब अगर बराबर हो जाएंगे तो कितना होगा? यानी दोनों का, जैसे कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों के बराबर होंगे, तो बराबर होने के लिए क्या होगा कि अगर ये 90 डिग्री पे है, इसका क्या हो जाएंगे? आधा इधर और इधर, दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर। तो कितना पे होगा? ये होगा 45 पे नहीं होगा, ये बराबर कितना पे होगा? जैसे कि हम कोई भी एक रेज देते हैं, यहाँ पे आपतन कोण और ये हो गए परावर्तन कोण। ये जितना आपतन कोण होगा I, ये हो जाएंगे R, ठीक है। और ये सीधे कब आएंगे? ये जैसे हम यहाँ पर कह रहे थे, यहाँ पे 45 डिग्री निकल रहा है, लेकिन दोनों क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो दोनों को बराबर करने के लिए हम जो ये क्या हो जाएंगे? नॉर्मल हो जाएंगे, ये नॉर्मल। तो नॉर्मल पे जब हम प्रकाश डालेंगे तो ये प्रकाश फिर से वापस लौट जाएगा, ये 90 डिग्री के एंगल पे रहेंगे तब जाके, है ना। तो ये ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएंगे, 90 डिग्री। अगला क्वेश्चन है कि दांत का मसूरा इनेमल। दांत का मसूरा का मतलब ऊपर वाला जो इनेमल होता है, इनेमल वाला पार्ट जो होता है, व्हाइट जो दिखता है वो इनेमल है। इनेमल दंत बल्क किस पदार्थ का बना होता है जो काफ़ी कठोर रहता है? दांत क्या होता है? बहुत ज़्यादा कठोर रहता है। तो ये कौन से चीज़ से बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट से, कैल्शियम कार्बोनेट से, या कॉपर क्लोराइड से, या कैल्शियम कार्बोहाइड्रेट से? किससे बना होगा? तो ये कैल्शियम से तो बना होता है, लेकिन कैल्शियम के साथ और क्या चीज़ मिक्स रहता है? तो कैल्शियम के साथ मिक्स रहता है फॉस्फेट, ठीक है। तो ये इसका ऑप्शन ए हो जाएंगे, कैल्शियम फॉस्फेट। जो हमारा दांत जो ऊपर वाला बना हुआ है वो कैल्शियम फॉस्फेट से मिलकर के बना हुआ है। अगला क्वेश्चन हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड में जलीय विलयन के विद्युतीय धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, इस प्रक्रिया को कहते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? क्लोर क्षार अभिक्रिया या क्लोर अभिक्रिया या
वियोजन अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे क्लोर क्षार अभिक्रिया, है ना। जब सोडियम क्लोराइड को जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, तब इस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे? क्लोर क्षार अभिक्रिया, है ना। अगला क्वेश्चन हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी। अगर सामान्य आंख के लिए स्पष्ट जो है ना दर्शन, अस्पष्ट दर्शन का मतलब क्या हो गया कि हमें साफ साफ जो दिखेगा वो कितना सेंटीमीटर होना चाहिए? तो 10 सेंटीमीटर ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर या 25 सेंटीमीटर। इनमें से कौन सा हो जाएंगे? तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएंगे 25 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन हम चलेंगे। तो निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग होता है? तो निकट दृष्टि दोष में कौन से लेंस का उपयोग होता है? निकट दृष्टि दोष कहने का मतलब हो गया कि हमें जो है दूर की वस्तु तो दिखेंगे लेकिन निकट की वस्तु हमें साफ साफ नहीं दिख पाएंगे। तो इसमें कौन सा जो है लेंस का प्रयोग करेंगे? उत्तल लेंस, अवतल लेंस या बेलनाकार लेंस या उत्तल एवं अवतल दोनों प्रकार के लेंस उपयोग कर सकते हैं। तो इसमें कौन सा हो जाएंगे? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। आप देखिए कि कौन सा इसमें सही होगा, बताइए जल्दी। तो इसका सही होगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा, क्योंकि अवतल लेंस जो है वो क्या होता है? निकट दृष्टि दोष में जो है यूज किया जाता है, उसका ही उपयोग किया जाता है। जब आपको निकट दृष्टि दोष अगर किसी व्यक्ति को हो गया तो वो जो लेंस यूज करेंगे वो हो जाएंगे अवतल लेंस, दूर दृष्टि होगा तो उत्तल लेंस, है ना। इतना याद रखना है। और इसका कुछ ट्रिक्स भी है। निम्नलिखित में से कौन सा अंग संवेदन ग्राही नहीं है? संवेदन ग्राही का मतलब क्या हो गया? संवेदन का मतलब होता है कि सेंसिटिव। सेंसिटिव कहने का मतलब जैसे आंख के पास आपका अगर कुछ आ गया तो आंख अचानक बंद हो जाता है। अगर आपके स्किन के ऊपर कोई गर्म चीज है तो आपको महसूस होता है कि वो गर्म लगता है ना। तो ये संवेदन हो गए। जैसे कि नाक के कोई अगर बदबूदार कोई चीज है तो वहाँ पे आप अगर देखेंगे तो आपको लगेगा कि वो बहुत बदबूदार है, सुगंध मतलब नाक से पता लग जाता है। अगर नाक बंद कर लिए तो आपको सुगंध पता नहीं लगेगा। तो ये सारे नाक हो गए, आँख हो गए, कान हो गए, ये सारे क्या है? संवेदनशील अंग है हमारे, है ना, सेंसिटिव ऑर्गन है। तो यहाँ पे कान ये तो होगा ही नहीं, आँख ये भी संवेदनशील है, नाक ये भी संवेदन, दिमाग जो है वो संवेदनशील नहीं है, क्योंकि दिमाग आपके पता ही नहीं लगेगा, है ना। वो जब तक आप सोचेंगे कुछ करेंगे तब जाके पता लगेगा, वैसे आपको महसूस नहीं हो सकता है। जब तक आँख से आप नहीं देखेंगे दिमाग आपका कोई काम नहीं करेगा, है ना। तो ये आपका क्या हो जाएंगे? दिमाग जो है हो जाएंगे ये संवेदन ग्राही अंग होते हैं। अगला क्वेश्चन हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो इनमें से दिया गया है, इसमें से कौन सा सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील होंगे? Cu कॉपर, Hg मरकरी, Hg या Ag या Au, है ना। इसमें से कौन सा हो जाएंगे? Hg क्या हो जाएंगे? मरकरी। Ag क्या हो जाएंगे? तो चांदी, Au सोना, है ना। तो यहाँ पे कौन सा सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील होंगे, है ना। अभिक्रियाशील हमारा सबसे ज्यादा होता है कॉपर। कॉपर जो है इन सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील होंगे। अगला क्वेश्चन चलेंगे। तो यहाँ कह रहे जिंक ऑक्साइड के साथ कार्बन को गर्म करने पर, अगर कोई जिंक ऑक्साइड है उसको कार्बन के साथ गर्म करने पर जिंक धातु की प्राप्ति होती है, तो कार्बन क्या है? कार्बन इसमें क्या होगा? अपचायक होंगे, उपचायक होंगे, या अपचायक उपचायक दोनों हो सकते हैं, या सभी इसमें ये जो दोनों दिए हैं दोनों ऑप्शन सेम ही दिया हुआ है, सी या डी अगर होगा तो दोनों हो सकते हैं, है ना। तो इसमें कौन सा होगा? अपचायक होगा, उपचायक होगा, या अपचायक उपचायक दोनों हो सकते हैं, या जितना दिया हुआ है वो सब हो सकते हैं। जितना नहीं, दो ही दिया हुआ है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन जो है हमारे हिसाब से गलत दिया हुआ है, ऑप्शन सी जो है इसको बदल करके दूसरा करना था, तब जाके होता। सभी उत्तर सही है। इसमें दिया हुआ है कि अपचायक उपचायक भी है, ऑप्शन सी में दिया हुआ है अपचायक उपचायक दोनों है। जब दोनों दे ही दिया है तो ऑप्शन डी
जो है वो अलग हो जाएंगे। यहाँ पर सही इसका जो है आंसर देखेंगे तो इसका हो जाएंगे अपचायक। ये तीनों ऑप्शन जो है वो छंट जाएंगे, क्योंकि ये अपचायक अभिक्रिया होता है। अपचायक क्या होता है? अपचायक में जो है जैसे कि कोई भी गैस का नियंत्रण नहीं रहता है, वो उसमें पता नहीं रहता है कि कितनी मात्रा में जो है गैस निकल रहे हैं या कितनी मात्रा में ऑक्सीजन का जो है वो एक कह सकते हैं कि संतुलन नहीं रहते हैं, वो कितने मात्रा में निकल रहे हैं नहीं निकल रहे हैं, वो जो है अपचायक अभिक्रिया में वो नियंत्रण नहीं होता है। जब जिंक को ऑक्साइड और कार्बन से गर्म करते हैं तो उसमें जो है कम मात्रा में भी या अधिक मात्रा में भी निकल सकते हैं। तो ये ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन चलते हैं, नीचे दिए गए अभिक्रिया में कौन सा अपचायक है? तो इसमें नीचे जो अभिक्रिया दिया हुआ है इसमें कौन सा अपचायक है? इसको एक बार फिर से लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाता है। ये स्क्वायर और जो नीचे जो 2 दिया होता है वो वाले को अच्छे से नहीं लिख पाता है, इसलिए जो है यहाँ पे फिर से लिखते हैं 3MnO2 प्लस 4Al। इसको अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ पर हो जाएंगे 3Mn प्लस 2Al2O3। ये आपका जो है सही अभिक्रिया हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखेंगे कि किसका अपचायक होता है। तो Mn होगा, O2 होगा, Al होगा या MnO2 होगा, इसमें से कौन सा आंसर हो जाएंगे? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, एल्युमिनियम, है ना। एल्युमिनियम जो है वो अपचायक अभिक्रिया होते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं, मेरुरज्ज निकलता है कहाँ से? परम मस्तिष्क से, पौन से या अनुमस्तिष्क से या मेडुला से? इनमें से कौन सा आंसर होगा? ये पीछे वाला जो भाग होता है वो मेडुला से मेरुरज्ज निकलता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से गैसीय अवस्था में पाया जाता है? जिब्रेलिन, इथाइलिन, ऑक्सीन या ऑक्जेलिक अम्ल? तो इसमें से कौन सा हो जाएंगे? इथाइलिन होगा, ऑक्जेलिक होगा या, तो इसमें आंसर हो जाएंगे इसका इथाइलिन। अगला क्वेश्चन हम चलेंगे, तो अगला क्वेश्चन हमारा है, श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर के गुजरती है तब वो वर्ण सबसे अधिक विचलित होती है। तो हमने पिछले क्वेश्चन में बता दिए थे कि सबसे ज़्यादा बिखरने वाले जो प्रकाश होंगे वो हो जाएंगे बैगनी, सबसे कम बिखरेंगे वो हो जाएंगे लाल। तो इसमें पीला, लाल, बैगनी या हरा, तो कौन सा हो जाएंगे? तो बताए थे कि सबसे कम बिखरने वाले हो जाते हैं लाल। तो इसमें कह रहे हैं कि विचलित होना है, तो विचलित होंगे कौन सा? बैगनी हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि सक्रियता श्रेणी के मध्य में अवस्थित धातु का निष्कर्षण किया जा सकता है। धातु के ऑक्साइड के बदल के धातु के ऑक्साइड में बदलकर कार्बन द्वारा अपचयन करके, धातु के ऑक्साइड को एल्युमिनियम द्वारा अपचयनित करके या विस्थापन द्वारा। तो इसमें से कौन सा आंसर इसका हो जाएंगे? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, धातु को ऑक्साइड में बदलकर कार्बन द्वारा अपचयन करने पर, है ना। ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन हम चलेंगे, तो अगला क्वेश्चन जो है इसमें है निम्नांकित में कौन उपधातु है? तो इसमें से कौन सा उपधातु होंगे? Fe लोहा, Cu कॉपर, Ni निकल और Sb इसका हो जाएगा, इसका हो जाएंगे चाय लिख देते हैं।
तो इसमें जो इसका आंसर जो होगा वो हो जाएंगे Sb, क्योंकि आयरन जो है वो भी एक धातु है, कॉपर भी धातु है और निकल भी धातु है, तो इसमें हो जाएंगे Sb। Sb जो है वो एक उपधातु है ना, वो 17 ग्रुप नंबर 17 में है। अगला क्वेश्चन हम चलेंगे, तो अगला क्वेश्चन है वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है 0.01%, 0.05% या 0.03% या 0.02%। तो कहीं कहीं बुक में दिया होता है 0.03%, तो इसमें देख लेंगे कि उसमें ऑप्शन कौन सा, अगर दोनों दिया जाता है तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न वाली बात है, लेकिन जब अगर 0.2 होगा तो उसमें 0.2 ही मार्क आएंगे, ऑप्शन डी। या अगर 0.2 नहीं है तो 0.2 नहीं होने के बाद हम 0.3 जो है उसमें लगाएंगे, है ना। इसमें समथिंग दिया जाता है 0.2 ऐसे करके कुछ समथिंग। अगला क्वेश्चन चलते हैं, तो श्वेत प्रकाश तब एक प्रिज्म से होकर गुजरता है, तो जो वर्ण सबसे कम विचलित होती है वो कौन सा है। तो इससे पहले क्वेश्चन में था कि सबसे ज़्यादा विचलित होने वाले बैगनी थे, तो बैगनी इसमें तो होगा ही नहीं। कह रहे सबसे कम विचलित होंगे, तो बताए थे सबसे कम विचलित कौन सा होगा, तो सबसे कम विचलित होगा हमारा लाल रंग, है ना। पीला तो होगा नहीं, इसमें हरा भी नहीं होगा, इसमें सबसे कम विचलित होगा लाल रंग, है ना। तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए। अच्छा, इसमें ऑप्शन जो है उल्टा पुल्टा दिया गया है, तो इसमें ऑप्शन ए ही सही आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन हम चलेंगे, तो अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है। तो नेत्र का जो है वो कौन से भाग पे बनेगा। ऑप्शन ए कॉर्निया, ऑप्शन बी रेटिना, ऑप्शन सी पुतली या ऑप्शन डी आइरिस। तो इसका बनेगा ऑप्शन बी रेटिना पे, है ना। ये जो हमारा जो चित्र बनता है वो रेटिना पर बनता है। अगला क्वेश्चन हम चलेंगे, तो निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर नहीं है। तो ये वाट के बराबर नहीं है, यहाँ पे ऐसे लिखा होगा ए का स्क्वायर ओम, और यहाँ पे अगला है जो भी के स्क्वायर ओम, इसको संकेत से भी डिनोट कर सकते हैं, इसको OHM भी लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे, इसका सही आंसर होंगे ऑप्शन नंबर डी भी स्क्वायर। भी स्क्वायर जो है ये सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन, पहला इंसुलिन, थायरोक्सिन, एंड्रोजन, साइटोकाइनिन। तो इसमें से कौन सा हो जाएंगे, पादप हार्मोन हैं, तो इनमें से कौन सा पादप हार्मोन होंगे। साइटोकाइनिन जो है वो क्या है, पादप हार्मोन है। जिसमें इंसुलिन जो है वो मानव हार्मोन है, थायरोक्सिन भी मानव हार्मोन है, और एस्ट्रोजन्स भी मानव हार्मोन है। तो अब अगला क्वेश्चन चलेंगे, इसमें जो है क्या हो जाएंगे, साइटोकाइनिन जो है वो हमारा जो है पादप हार्मोन, पादप का मतलब पेड़ पौधा, और इसमें जो है अच्छा विज्ञान को जो है दो पार्टों में इसको डिवाइड करते हैं, है ना। विज्ञान को, जीव विज्ञान को हम दो पार्टों में डिवाइड करेंगे। तो जीव विज्ञान में दो पार्ट हो जाएंगे, एक हो जाएंगे हमारा जूलॉजी, दूसरा हो जाएंगे बॉटनी। तो जूलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, तो जूलॉजी में हम पढ़ते हैं जिसमें जीव जंतु के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे हम जूलॉजी में पढ़ेंगे, यानी जंतु विज्ञान जिसको कहते हैं। जो बॉटनी होता है वो एक वनस्पति विज्ञान है। वनस्पति विज्ञान में जो है हम जिसमें पेड़ पौधा के बारे में पढ़ते हैं। ये आगे चल के जो है इसको मतलब आगे चल के इसको क्या किया जाता है, जैसे आप ग्रेजुएशन कीजिएगा ना, तो ग्रेजुएशन में इसको दो पार्टों में डिवाइड कर दिया जाता है ना। एक जीव विज्ञान, जैसे कि हम क्लास 12th में बायोलॉजी पढ़ते हैं, बायोलॉजी के बाद उसमें क्लास 12th के बाद ग्रेजुएशन में जो है दो पार्टों में डिवाइड कर दिए जाते हैं, एक हो जाते हैं बॉटनी और दूसरा हो जाते हैं जूलॉजी, है ना। तो बॉटनी में वही बताए थे कि बॉटनी में जो है हम क्या करते हैं,
पेड़ पौधा के बारे में पढ़ेंगे और जूलॉजी जो है जीव जंतु के बारे में। अगला क्वेश्चन है न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा दी गई थी? ऑप्शन ए रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन बी रॉबर्ट हुक, ऑप्शन सी पोलार्ड या ऑप्शन डी बिचाओ। तो इसमें क्या हो जाएंगे? तो इसका आंसर हो जाएंगे रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस शब्द दिया था, है ना। और रॉबर्ट हुक जो है वो दिए थे कोशिका का खोज जो है वो रॉबर्ट हुक ने किया था। अगला क्वेश्चन हम चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, दो तांत्रिक कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं? दुर्मिका, ऑक्सन या सिनेटिक दरार या आवेग। तो इसका ऑप्शन हो जाएंगे बी। इसमें भी ऑप्शन उल्टा पुल्टा है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में कौन उपधातु है? तो वो रिपीट क्वेश्चन था। अगला है कार्बोक्सिलिक एसिड के समूह है COOH। इथाइलिन में कार्बन के बीच दो आबंध बंधक मौजूद है जिसमें होगा तो कौन सा होगा? एक सिग्मा एक पाई आबंध होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे, है ना। अगला क्वेश्चन हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन में है कि इथेन में कितने सहसंयोजक बंधक हैं? तो इथेन में कितने सहसंयोजक बंधक हो जाएंगे? पहले हम इसको देखेंगे कि कैसे होंगे। इथेन का क्या होता है? सामान्य सूत्र। तो इथेन का सामान्य सूत्र हो जाएंगे हमारा जैसे कि CnH2n, है ना। तो यहाँ पर मैथ को हम एक बोलते हैं और मैथ को एक और एथ को दो, है ना। तो इसका सामान्य सूत्र पहले हम लिख लेते हैं। तो सामान्य सूत्र यहाँ पे क्या होगा? बताए थे कि CnH2n होगा +2, सॉरी CnH2n +2, है ना। तो यहाँ पर एथ है तो एथ की जगह पे 2 डालेंगे तो 2n × 2 +2 यानी n की जगह पे हम 2 डाल दिए तो ये 2 6 4 2 6 हो जाएंगे। यहाँ पर C2H6, है ना। तो यहाँ पे 2 कार्बन दे दिए और हाइड्रोजन हम यहाँ पे 6 देंगे, है ना। 3 इस साइड और 3 इस साइड, तो 3 दूना 6 और 2 कार्बन हो गए, है ना। अब इसके देखेंगे कि बॉन्ड कौन सा है, सहसंयोजक बंधक कौन सा है ना। ये हमारा संरचना से बिल्कुल पता लग जाता है। जैसे यहाँ पे कौन कौन जो है इसके बॉन्ड बना रहे हैं, तो 3 इधर बना रहे हैं हाइड्रोजन और 1 बना रहे हैं हमारे कार्बन, है ना। तो यहाँ पर 6 हो गए हाइड्रोजन का, 3 इस साइड और 3 इस साइड, और 1 हो जाएंगे हमारे कार्बन का, और ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी 7, है ना। स्त्रियों में मूत्र जननांग नालिकाओं का रोग ट्राइकोमोनेसिस है। ये कौन से बीमारी से होगा? तो स्त्री जनित अगर जो भी स्त्रांग में अगर कोई भी बीमारी होता है तो वो बैक्टीरिया जनित भी हो सकता है और वो वायरस जनित भी हो सकता है ना। तो इसमें वैसे देखे जाएंगे कि कौन सा बीमारी है, और तो पहला ऑप्शन है बैक्टीरिया जनित रोग, वायरस जनित रोग, प्रोटोजोआ जनित रोग, फंजाई जनित रोग। तो ये हमारे हो जाएंगे वायरस जनित रोग, है ना, मूत्र जननांग नालिकाओं का रोग। अगला है हमारा धारा मापने के यंत्र को कहते हैं। तो धारा मापने के यंत्र को क्या कहेंगे? अगला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन छूट गया। वोल्ट कहलाता है 1 जूल पर कूलाम, है ना। वोल्ट क्या कहलाता है? 1 जूल पर कूलाम। अगला क्वेश्चन है एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में, पार्श्व क्रम में, ए बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो ये क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे श्रेणी क्रम में, है ना। ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? इनमें से विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करेगा। ये क्वेश्चन बीपीएससी में भी पूछा गया है कि विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। तो आई स्क्वायर आर, पहले ये तो इसको पहले सही से लिख लेते हैं, वी आई और वी स्क्वायर आर, है ना। वहाँ पे लिखा हुआ I2R नहीं होगा, आई स्क्वायर आर होगा, है ना। दूसरा हो जाएंगे IR2 नहीं होगा, IR स्क्वायर हो जाएंगे, VI हो जाएंगे और V स्क्वायर आर। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए। यहाँ पे नहीं कह रहा है तो I स्क्वायर आर जो है वो कभी भी
नहीं होगा, है ना। अगला क्वेश्चन हम चलेंगे, तो अगला क्वेश्चन हमारा है विद्युत धारा उत्पन्न करता है। तो विद्युत धारा क्या उत्पन्न करेगा? विद्युतीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। तो इसका ऑप्शन हो जाएंगे बी, चुंबकीय क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु का आकार घटता है ना। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है आबंध बनाने में धातु के इलेक्ट्रॉन त्याग की प्रवृत्ति होती है, अतः यह विद्युत क्या होगा? ऋणात्मक होता है, धनात्मक होता है, उदासीन होती है, या सभी कथन सत्य हैं। तो इसमें क्या हो जाएंगे? धनात्मक होता है, तो इसका देख लेंगे, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन हम चलेंगे पहले। अच्छा, ये इसका सही आंसर यही है, ऑप्शन बी, धनात्मक होते हैं। इनमें कौन सा स्त्रियों के बाह्य जननांग केंद्रीय होते हैं, यानी जेंटाइल ऑर्गन्स बलवा होते हैं? हाइमेन, योनि, या कौन सा हो जाएंगे? तो इसमें हो जाएंगे योनि, है ना। योनि जो है वो बाह्य जननांग केंद्र होते हैं, है ना। तो इसमें है लिंग जो है वो पुरुष के हो जाएंगे। तो यहाँ पे पुरुष के शीर्षण का शिखर भाग कहलाता है, तो शीर्षण को ही लिंग कहते हैं। तो प्यू, ग्रीवा, या सर्विक्स, या ग्लांस, या हार्मोन क्या हो जाएंगे? कौन सा भाग? ग्लांस। ये सबसे बाहरी वाला जो लिंग का जो बाहरी वाला भाग होगा उसको कहेंगे ग्लांस, है ना। शिखर यानी बाहरी या शिखर कह सकते हो, सबसे ऊपरी भाग जो होगा उसी को शिखर कहते हैं। अगला क्वेश्चन चलेंगे, पुरुष का मैथुन अंग कहलाता है। तो पुरुष का मैथुन अंग क्या कहलाता है? ग्लांस तो नहीं, ये शीर्षण कहलाएंगे, लिंग कहलाएंगे, है ना। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएंगे। चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल्ब की दिशा मिलती है एम्पियर के नियम से, मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से, फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम से, या क्या हो जाएंगे? चार्ल्स के नियम से, है ना। कौन सा ऑप्शन हो जाएंगे? तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ आवाज़ में त्रुटि हो रहे हैं, लग रहा है कि आवाज़ जो है आप सबको अच्छी तरह से नहीं है। मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से, या फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से, या चार्ल्स के नियम से। तो ये हो जाएंगे फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से। अगला क्वेश्चन हम चलेंगे, तो विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है, किस पे आधारित होगा? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर, चुंबकीय विद्युत धारा के प्रभाव पर, या आर्मेचर के घूर्णन पर, या इनमें से कोई नहीं। तो ये क्या हो जाएंगे? इसका ऑप्शन आर्मेचर के घूर्णन पर। जितना ज्यादा आर्मेचर जो है उसमें घूमेगा वो उस पे जो है विद्युत मोटर उतना ज्यादा क्या करेंगे? विद्युत मोटर की क्रिया उसकी क्रिया आधारित होती है उसके आर्मेचर पर, ठीक है। आर्मेचर के घूर्णन पर, आर्मेचर जितना ज्यादा घूमता है वो होता है ना। विद्युत चुंबक कहलाता है, क्या कहलाएगा? स्थानीय चुंबक, अस्थायी चुंबक, बोथ, या इनमें से कोई नहीं। अस्थायी चुंबक विद्युत चुंबकीय अस्थायी चुंबक नहीं कहलाएगा, ये कहलाता है स्थानीय चुंबक। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएंगे। सॉरी, स्थानीय का मतलब ओ अस्थायी चुंबक, स्थानीय नहीं, ओ अस्थायी चुंबक, ये परमानेंट चुंबक नहीं है ना। परमानेंट चुंबक का मतलब हो गया स्थानीय, जो परमानेंट है वो स्थानीय कहलाएगा, ये परमानेंट नहीं है तो ये स्थानीय नहीं कहलाएंगे। जैसे कि विद्युत चुंबकीय जो है, जब हम करंट देंगे तो उसमें चुंबक उत्पन्न होगा, जब हम करंट नहीं देंगे तो इसमें चुंबक उत्पन्न नहीं होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, तो डायनेमो किस सिद्धांत पर आधारित है? धारा के प्रभाव पर, प्रेरित धारा विद्युत पर, या विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, या उपकरण के आर्मेचर के इलेक्ट्रॉन की गति पर। तो ये किस पे होगा? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। ऑप्शन सी हो जाएंगे इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन चलेंगे, नर युग्मक कहलाता है। तो नर युग्मक, नर का मतलब क्या? पुरुष, है ना। तो इसमें अंडाणु तो मादा में होते हैं, पीतपिंड, विरसन, या शुक्राणु, क्या होगा? नर युग्मक कहलाता है। नर युग्मक जैसे कि मादा युग्मक अंडाणु, नर युग्मक शुक्राणु,
है ना। अगला क्वेश्चन हम चलेंगे, तो मानव मादा के जनन अंग भाग नहीं है, कौन सा नहीं है? अंडाशय जो है मादा का मतलब क्या? स्त्री। मादा का मतलब क्या? स्त्री। स्त्री का अंडाशय स्त्री में होते हैं, है ना, गर्भाशय स्त्री में होते हैं। शुक्र वाहिका डिंब वाहिनी, इसमें कह रहा है कि मादा जनन का भाग नहीं है, तो ये शुक्र वाहिका जो है मादा जनन का भाग नहीं होगा, ये किस में होगा? नर में होगा। अगला है जीन का रासायनिक संरचना क्या है? तो डीएनए, आरएनए, प्रोटीन या इनमें से सभी, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएंगे डीएनए। अगला क्वेश्चन चलेंगे, डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन युक्त क्षार है? तो डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन युक्त क्षार है? तो इसमें एडेनिन, साइटोसिन यानी ग्वानिन या थाइमिन, तो इसमें होता है एडेनिन, साइटोसिन भी होता है, ग्वानिन भी होता है और थाइमिन भी होता है। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, सही है। अच्छा ये नहीं होता है यूरासिल, ठीक है। एडेनिन, साइटोसिन, यूरेसिल ये भी नहीं होगा, थाइमिन होगा। एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल ये भी नहीं होगा, ये होगा, ठीक है। तो इसमें जो है ये तीनों ऑप्शन छट गए, तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाए। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? तो ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत कौन सा होगा, है ना। तो इसमें आंसर बी, सौर ऊर्जा जो है वो क्या कर सकते हैं, पुनः पुनः हम जो है फिर से बना सकते हैं, लेकिन जो है कोयला खत्म हो जाएगा तो वो जल्दी हजारों साल लग जाते हैं उसको बनने में। पेट्रोल भी वही है और प्राकृतिक गैस भी वही। सौर पैनल बनाया जाता है अनेक क्या चीज करके? सौर कुकरों के संयोजन कर नहीं, अनेक सौर सेलों को संयोजित करके। अनेक सौर सेल यानी छोटे छोटे जो ऐसे बने होंगे, इन सब को एक साथ मिलाकर को जो है वो क्या बनता है? सोलर प्लेट बनता है। अगला है नौरारर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो नौरारर एक जगह का नाम है, ये नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या गुजरात, कहाँ पे है? तो ये जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। अभी जो जहाँ पे कुंभ मेला लगा हुआ है ना, प्रयागराज में, वहीं पे जो है नौरारा, प्रयाग में नहीं है लेकिन उत्तर प्रदेश में जो है नौरारा नाभिकीय विद्युत संयंत्र है। अगला क्वेश्चन हम चलेंगे, तो 1 MB मेगावाट के पवन ऊर्जा जनित्र के लिए पवन फार्म को लगभग कितनी हेक्टेयर भूमि चाहिए? तो एक पवन चक्की लगाने के लिए 1 मेगावाट का कितने हमें जमीन की आवश्यकता होंगे, है ना। तो इसमें कम से कम 2 हेक्टेयर जमीन की आवश्यकता होंगे, है ना। अगला क्वेश्चन है कि मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर मादा एनोफिलीज किस तरह के जल में उत्पन्न होता है? ये साफ जल में उत्पन्न होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत कन्फ्यूजन है, इसमें मीठा जल नहीं होगा, गंदा जल में भी नहीं होगा, इनमें से सभी ये तो होगा ही नहीं। साफ जल में जो है एनोफिलीज जो है वो होता है। अगला है डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? तो यहाँ पर भी वही ऑप्शन साफ। अगला क्वेश्चन है जीवन की उत्पत्ति के समय पृथ्वी का वातावरण कैसा था? तो पृथ्वी का वातावरण कैसा होगा? पृथ्वी का वातावरण ऐसा होगा कि आपको जो है ना तो ऑक्सीजन जो है वो पूरी तरह से एक संतुलन में होंगे, ना ही कार्बन डाइऑक्साइड, ना ही हाइड्रोजन, बहुत सारे ऐसे गैस जो है वो असंतुलित होंगे, है ना। क्योंकि पहले तो ये नहीं था कि जब उत्पत्ति ही हो रहा था तो उस समय पेड़ पौधा भी नहीं होगा, तो ऑक्सीजन का संतुलन किस प्रकार होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का किस प्रकार होगा, तो ये असंतुलित होंगे। तो इसका मतलब अपचायक होंगे या उपचायक होंगे, ये हो जाएंगे अपचायक। अपचायक में क्या होता है कि वहां पे ऑक्सीजन का असंतुलन होता है ना, पता ही नहीं कि कितना ऑक्सीजन है या नहीं है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसका अर्थ जल होता है? पेट्रो का, नाइट्रो का, टर्बो का या हाइड्रो का? हाइड्रो का, किसका हो जाएंगे? हाइड्रो, है ना। तो ये हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से ही बना होता है जल, तो ये हाइड्रो हो जाएंगे।
है ना। अगला क्वेश्चन है जल H2O में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्याओं का अनुपात है, तो कितने अनुपात में है, तो हाइड्रोजन 2 है, तो ऑक्सीजन कितना है, 1 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, 2:1। कितना हो जाएंगे, 2:1। कहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है चूना पत्थर को उष्मा देने पर CaO तथा CO2 प्राप्त होता है, यानी इस अभिक्रिया को कहते हैं, क्या कहेंगे, द्विअपघटन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया या उष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे वियोजन अभिक्रिया। क्या होगा, वियोजन अभिक्रिया। चूना पत्थर को उष्मा देने पर क्या होगा, वियोजन अभिक्रिया। उष्मा का मतलब क्या, हीट देने पर, गर्म करने पर, है ना। तो इसमें हो जाएंगे वियोजन अभिक्रिया। DNA का निर्माण किनसे हुआ है, तो DNA का निर्माण किस चीजों से हुआ है, राइबोज शुगर, फॉस्फेट एवं नाइट्रोजन क्षार से, या डीऑक्सोराइबोज शुगर या फॉस्फेट नाइट्रोजन क्षार से, या डीऑक्सोराइबोज शुगर फॉस्फेट एवं न्यूक्लियोटाइड्स या डीऑक्सोराइबोज शुगर या फॉस्फेट या न्यूक्लियोटाइड्स किससे होगा, तो ये हो जाएंगे डीऑक्सीराइबोज शुगर फॉस्फेट एवं नाइट्रोजन क्षार से। ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन चलेंगे, निम्न में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। आहार श्रृंखला का निर्माण पहले क्या होगा, घास, सही है, गेहूं तथा आम, बकरी, गाय, हाथी, घास, बकरी तथा मानव। घास, मछली, बकरी नहीं, ये घास मछली नहीं खाते हैं, गाय घास बकरी खाएंगे, बकरी को मानव खाएंगे, है ना। तो ये हमारा ऑप्शन बी जो है वो सही लग रहा है। तो ऑप्शन बी क्या होंगे, सही आंसर हो जाएंगे ये। अगला चलते हैं, निम्न में से कौन सा पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं। तो कौन सा जो है इसमें पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाएंगे, बाजार जाते समय सामान के लिए कपड़े का थैला ले जाना, कार्य समाप्त हो जाने पर लाइट, बल्ब तथा पंखे का स्विच बंद करना, स्कूटर पर जाने के बजाय विद्यालय पैदल जाना, या उपर्युक्त में से सब सारे इसमें से क्या है, सही है। बाजार जाते समय क्या करेंगे, हम कपड़े का थैला ले जाएंगे। उसके बाद कार्य समाप्त हो जाने पर लाइट को क्या कर देंगे, या फैन जो है उसको हम बंद कर देंगे, या स्कूटर जाने के बजाय जो है विद्यालय हम क्या करेंगे, पैदल चले जाएंगे, है ना। ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन हम चलेंगे, तो लेड नाइट्रेट चूना को एक प्रखनली में लेकर गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। यह धुआं क्या है, ऑक्सीजन गैस का है, नाइट्रोजन है ऑक्साइड का है, या नाइट्रोजन गैस का है, या लेड ऑक्साइड का है। तो क्या हो जाएंगे इसका सही आंसर, इसका सही आंसर हो जाएंगे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन का जवाब आप सब दीजिए, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। जल्दी जवाब दीजिए, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। इसमें क्या हो जाएंगे, ऑप्शन सी कौन से है, उपचयन अभिक्रिया है ना। श्वसन में क्योंकि ऑक्सीजन का मात्रा सही तरीके से चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा चाहिए, है ना। तो ये सारे जो है मात्रा सही मतलब संतुलन में चाहिए, तो ये क्या हो जाएंगे, उपचयन में हो जाएंगे। अगला है, जब एकल अभिक्रिया टूट कर छोटे छोटे उत्पादन करते हैं तो इसे कहेंगे वियोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, या उष्माक्षेपी अभिक्रिया, या उष्माशोषी, है ना। क्या बोलेंगे, तो इसे हम बोलेंगे वियोजन अभिक्रिया। जब कोई चीज टूटता है तो टूटने के बाद वो कौन सी अभिक्रिया कहलाता है, वियोजन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, या नाइट्रोजन, या नाइट्रो ऑक्साइड, या नाइट्रोजन, या ऑक्सीजन हो जाएंगे, है ना। नाइट्रोजन ऑक्साइड या ऑक्सीजन हो जाएंगे। तो इसमें कौन सा हो जाएंगे, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी।
तो इसका सही आंसर हो जाएंगे नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन। ठीक है, ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन चलेंगे, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के साथ जिंक को मिलाकर गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है? तो हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस या ब्रोमीन गैस निकलेंगे। तो कौन सा गैस निकलेगा? हाइड्रोजन गैस निकलेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड को विलयन के साथ जिंक में जब हम मिलाएंगे तो हाइड्रोजन गैस। निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखते हैं? उपभोक्ता का मतलब क्या कि जो कंज्यूम करेगा, जो खाएगा। पेड़ पौधा हम सब उस पर निर्भर रहते हैं, ये उपभोक्ता नहीं हो जाएंगे, उत्पादन हो जाएंगे। नील हरित शैवाल, जंगली जानवर या फूल और पत्ते क्या हो जाएंगे? यहाँ पे ऑप्शन सी जो हो जाएंगे जंगली जानवर। ठीक है, ऑप्शन सी जो है क्या हो जाएंगे? जंगली जानवर। अगला क्वेश्चन चलेंगे, निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पादप है? सूखे घास के पत्ते, पॉलीथीन गैस या रबर, प्लास्टिक की बोतलें। ये सारे जो है उसमें से नहीं मिलेंगे, जैसे कि तैसे जो है बरसों तक रहेंगे। यहाँ पे सूखे घास जो है वो क्या हो जाएंगे? वो अपघटित हो जाएंगे, यानी कुछ दिनों के बाद वो विलुप्त हो जाएंगे, मिट्टी बन जाएंगे। अगला क्वेश्चन चलेंगे, तो साल वृक्षों के, साल जो है वो वृक्ष का नाम है, साल वृक्ष के वन का लगभग 1272 हेक्टेयर क्षेत्र ग्रामीण द्वारा बहुत बुरी तरह से निमीकृत होने के बजाय गया है। कौन सा? मदनापुर में, बंगाल, गढ़वाल या हीरी गांव में या इटारसी में? कौन सा इसका सही आंसर हो जाएंगे? इसका आंसर हो जाएंगे मिदनापुर में। कहाँ पे है? बंगाल में स्थित है मिदनापुर, है ना। अगला क्वेश्चन चलेंगे, वनों के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने की आवश्यकता है? तो कौन सी प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने की आवश्यकता है? पेड़ों की अंधाधुंध कटाई, अतिचारण, खनन या इनमें से कोई नहीं? क्या होगा इसमें? हो जाएंगे सभी, जैसे पेड़ों के अंधाधुंध कटाई भी होगा, अतिचारण से भी होगा, खनन से भी होगा, इनमें से सभी हो जाएंगे, है ना। अगला क्वेश्चन है, दांतों का क्षय कब प्रारंभ हो जाता है? जब मुंह में पीएच का मान 11 से अधिक हो जाता है। क्षय का मतलब क्या? धीरे धीरे दांत टूटना, गिरना, है ना। जब मुंह में पीएच का मान 14 से कम हो जाता है। अच्छा, पीएच क्या होता है और कितने के बीच में इसका वैल्यू होता है? 0 से लेके 14 के बीच। 14 जो है सबसे ज्यादा क्या हो जाएंगे? मैक्सिमम। 0 1 से यहाँ पे 0 से 14 और 0 से 14 तक होगा, और 7 जो होगा वो क्या हो जाएंगे? उदासीन हो जाएंगे। उदासीन में ना तो ये इधर जाएंगे, तो जितना इधर जाते जाएंगे यहाँ पे अम्लीय हो जाएंगे, अम्लीय, है ना, यानी ये एसिडिक हो जाएंगे, एसिडिक। और जितना हम इधर जाएंगे वो उतना ही ज़्यादा क्षारीय हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे जैसे कि 7 8 हो गया, उससे ज़्यादा क्षार, 8 से ज़्यादा 9, 9 से ज़्यादा 10, ऐसे करके आगे की ओर जाएंगे तो क्षारीय हो जाएगा, और 7 से पीछे की ओर जाएंगे तो उतने ज़्यादा अम्लीय हो जाएंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे? जब मुंह में पीएच का मान 11 से अधिक हो जाता है, जब मुंह में पीएच का मान 14 से कम हो जाता है, जब मुंह में पीएच का मान 5.5 से कम हो जाता है, जब मुंह में पीएच का मान 8 से अधिक हो जाता है। तो इसमें क्या हो जाएंगे? जब मुंह में क्या हो जाएंगे? 5.5 से मात्रा कम हो जाएंगे, यानी एसिडिक ज़्यादा हो जाएगा, तो वहाँ उसके बाद हमारा दांत का क्या हो जाएंगे? क्षय होना आरंभ हो जाएंगे। Cl, Br और आयोडीन परमाणु द्रव्यमान, ये तीनों क्या है? जैसे तीनों है तो तीनों का परमाणु द्रव्यमान दिया हुआ है 35.5, 79.9, 126.9। यह कौन सा कहलाएगा, है ना। लाइट चल गए हैं, थोड़ी देर में हम फिर से वापस आते हैं। चलिए, तो लाइट चला गया था, अब लाइट आया है तो हम इससे फिर से कंटिन्यू करते हैं। तो Cl, Br और आयोडीन, ये तीनों के द्रव्यमान क्रमशः दिया हुआ है 35.5, 79.9 और 126.9। तो यह समूह क्या कहलाएगा? ये तीनों समूह को जब मिलाएगी क्या होगा? तिर्यक होगा, है ना।
क्वेश्चन ही चला गया, ये क्या हो जाएंगे, तिर्यक हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं। तो तत्वों की आवर्त सारणी को आरंभ विकास में विकास का प्रमुख योगदान किसका रहा, डोवराइन का, मोसले का, या मेंडलीव का, या न्यूलैंड्स का। तो इसमें आवर्त सारणी का जो आरंभ हुआ था तो मेंडलीव का बहुत ज़्यादा योगदान रहा था। अगला है मेंडलीव के आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभ को क्या कहा जाता है। जैसे कि ये स्तंभ हुए, वो ऊर्ध्वाधर का मतलब क्या, जो खड़े स्तंभ है उसके बारे में कहें तो आवर्त सारणी खड़े स्तंभ और ये जो सोए हुए लेटे हुए हैं ये हमारा कहलाता है आवर्त। ये क्या कहलाएगा, आवर्त, है ना। और ये वाला जो खड़े हैं ये हमारा कहलाएगा ग्रुप। क्या कहलाएंगे, ग्रुप। तो इसमें कितने 7 आवर्त होंगे और 18 ग्रुप होंगे, ठीक है। तो ये जो कह रहे हैं ऊर्ध्वाधर स्तंभ का मतलब जो खड़े हैं तो ये हो जाएंगे ग्रुप। अगला क्वेश्चन हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि अमाशय में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, एमाइलेज, टाइलिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज या पेप्सिन। क्या पाए जाएंगे, पेप्सिन पाए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, कवक में पोषण की कौन सी विधि है। तो कवक स्वपोषी है, मृत जीवी है, या संभोजी है, या इनमें से कोई नहीं है। तो इसमें हो जाएंगे कि कवक जो है वो क्या है, वो है एक मृत जीवी। अगला क्वेश्चन हमारा और लास्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीन। ऑक्सीन क्या है, वसा है, एंजाइम है, हार्मोन है, या कार्बोहाइड्रेट है। तो इसमें से ऑप्शन ए जो है पहला है वसा, उसके बाद एंजाइम, हार्मोन और कार्बोहाइड्रेट। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएंगे, हार्मोन, ठीक है। तो हम ऐसे ही अगले वीडियो में मिलेंगे अगला सेट लेकर के। अभी से एग्ज़ाम तक हम 5 से 10 सेट जो है कंप्लीट कर लेंगे, आपका टोटल रिवीजन हो जाएगा और हम ये गारंटी लेते हैं कि आपका जो है ऑब्जेक्टिव में 100% मार्क्स आएंगे। जितने भी आप ऑब्जेक्टिव अटेम्प्ट करेंगे वो सारे 100% मार्क्स आएंगे। तो ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो ऐसे दोस्त हैं जो नहीं पढ़े हैं उसके पास शेयर करें। और जय हिंद, जय भारत।